हाँ हाँ, बना दो आप। रिकॉर्डिंग शुरू करके मुझे होस्ट बना दीजिए। ठीक है, तो स्टाफिंग जो हम डिफाइन कर सकते हैं, स्टाफिंग इज डिफाइंड एज द process of obtaining and maintaining the capable and competent people to fill all positions from the top to the operative level। यानी क्या होता है स्टाफिंग? एक मिनट, मेरी आवाज आ रही तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज मैं इनविजिबल रहूंगी। आई डोंट नो व्हाई ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि कोई आपका और जगह है कैमरा, कोई और ऐप यूज कर रहा है, तो नहीं और सारे ऐप्स को बंद कर दीजिए। एक मिनट, स्क्रीन शेयर मैम ऑफ कर दीजिए, मे बी वर्क कर जाए। हाँ अच्छा ठीक है, करके देखती हूँ स्क्रीन शेयरिंग। हाँ अभी भी नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ मैम रख दीजिए, गलती से फोन लग गया, रख दीजिए। ओके आई एम बैक अगेन। और वो ऑफ हो गया मोबाइल मेरा। ठीक है, तो स्टाफिंग को अगर हम डिफाइन करेंगे तो स्टाफिंग विल बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आप रिक्रूटमेंट भी होता है, सिलेक्शन भी होता है, डेवलपमेंट भी है, ओरिएंटेशन भी है, एवरीथिंग टिल द सेपरेशन। एवरीथिंग जो स्टाफिंग है वो सिर्फ राइट काइंड ऑफ पर्सन टू द राइट काइंड ऑफ जॉब नहीं होता है, दैट इज द रिक्रूटमेंट। यहाँ स्टाफिंग का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन, एग्जीक्यूटिव्स का ऐसा फंक्शन जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन मतलब सैलरी पे करना, प्रमोशन, रिटायरमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट, सारा कुछ कवर होता है। वो ओवरऑल प्रोसेस को हम स्टाफिंग बोलेंगे। राइट फ्रॉम योर रिक्रूटमेंट, right from your recruitment and selection till the end of your services, everything is covered under the staffing process। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके, सो जो इसको डिफाइन किया गया है, सबसे पहले नोज एंड ओडोनियल ने इसको डिफाइन किया है। स्टाफिंग इज द एग्जीक्यूटिव functions which involves recruitment, selection, compensation, training,
प्रमोशन, रिटायरमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ अ मैनेजर, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफिंग का पूरा अगर को हम, हाँ बोलिए। 12 रोशनी नाम से 12 रोल नंबर कोई अटेंड हुई है। हाँ शायद वो बाहर वाला है, देख लीजिए। अच्छा ठीक है। रोशनी 1121 आईडी लिखिए। बीबीए के स्टूडेंट है। अच्छा ठीक है, अब बीबीए का ही क्लास नहीं चल रहा है, आप प्लीज लीव कर देंगे यहाँ से। अब शायद वो चली गई है ना। यस ठीक मैम, है, सिलेक्ट। ओके। सो एक्चुअली मैं, देखो इसने फिर से मुझे होस्ट बनाना भूल गई है सर, अब मैं किसी को इन भी नहीं कर मैम पाऊंगी। मैम आप हाँ इन कर पाएंगे मैम? आप ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके रिक्लेम होस्ट कर लीजिए, आप अगेन होस्ट बन जाएंगे। क्या करूं? मैम 3 डॉट है ना, मोर पे क्लिक करके रिक्लेम होस्ट कीजिएगा तो आप फिर होस्ट बन जाइएगा। ओके, क्लेम होस्ट, ठीक है, नाउ यू आर थैंक यू प्रिंस। ओके, तो ये स्टाफिंग समझ में आया? ठीक है, अब स्टाफिंग को अब हम बोलेंगे, अगर डिफाइन करेंगे तो हमेशा डिफाइन करेंगे कि इट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, कॉम्पनसेटिंग, ट्रेनिंग, promoting and the process of retirement of an individual, everything is covered under staffing। अब स्टाफिंग को अगर हम करें तो अभी हमने देखा कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो स्टाफिंग के अंदर आपको परफॉर्म करना होता है। उसमें एक फंक्शन है रिक्रूटमेंट का, जिसको हम कहेंगे राइट पर्सन एट द राइट जॉब और एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टाफिंग का। ठीक है, तो स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस कवर कर लेते हैं, स्टाफिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन को ढूंढने में मदद करती है, ठीक है ना। जो जिस तरीके का आपको रिक्वायरमेंट है, आईटी हेड रिक्वायर है, एचआर के लोग रिक्वायर है, फाइनेंस के लोग रिक्वायर है, द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, द टैलेंट और द स्किल सेट यू आर लुकिंग फॉर, आपको स्टाफिंग अगर आपके पास है, यानी अगर आपके पास एक प्लान्ड प्रोसेस है, स्टाफिंग का जो पहला पार्ट होगा वो यहाँ पे भी मिसिंग है, वो होगा मैन पावर प्लानिंग, जो रिक्रूटमेंट से पहले आता है। यू हैव टू प्लान कि आपको कितने मैन पावर की, कितने हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है आपको किसी काम को करने के लिए। सबसे पहले आप वो प्लान करेंगे, तब जाकर के आप रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग का पूरा फंक्शन करेंगे। तो इट विल स्टार्ट विद मैन पावर प्लानिंग, यानी कि आपको जो लोग चाहिए, जैसे स्किल सेट चाहिए, जैसा टैलेंट चाहिए, जिसमें स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, उसका पहले आप क्या करेंगे, ब्यौरा तैयार करेंगे कि आपको कैसे लोग चाहिए। There is some Ritika Kumari, she is entering with a name only, that's why I'm not, I don't allow her to enter. Okay, अगर कोई होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहला क्या करता है, ये कॉम्पिटेंट पर्सन को डिस्कवर करने में ये आपकी हेल्प करता है, यानी ढूंढने में आपकी ये मदद करता है स्टाफिंग, क्योंकि आपके पास एक मैन पावर प्लानिंग है, आपके पास एक पूरा लिस्ट है जिसमें आपको पता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता रहना सबसे बड़ी बात नहीं, कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको चाहिए, किस किस डिपार्टमेंट के लिए कितने कितने लोग चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन के लोग चाहिए, ये आपको पता करना जरूरी है, जो आप स्टाफिंग के पहले चरण में यानी मैन पावर प्लानिंग में करते हैं। सेकेंड है कि प्रोडक्टिविटी इससे इंप्रूव होगी, क्योंकि आप स्टाफिंग अगर आपने कर रखा है, जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है वो आपको बताएगा कि किस आदमी का इंटरेस्ट, किस आदमी का स्पेशलाइजेशन या इसका इंटरेस्ट या इसका एक्सपीरियंस किस एरिया में होगा और हमको इसको कहाँ प्लेस करना चाहिए। यानी कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है इफ यू आर प्लेसिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस, जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है, जो उसके पास, जिसका उसके पास एक्सपीरियंस है, तो इससे आप प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट में भी ये हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि फर्दर आपकी मैन पावर प्लानिंग क्यों करनी है आपको। मैंने कहा कि मैन पावर प्लानिंग दोनों ही तरीके का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ योर organization is doing well, you can go for recruitment, you can go for hiring more and more people of different specialization। और अगर आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण, डिप्रेशन के कारण अच्छा नहीं कर रहा, तो आपको रिट्रेंचमेंट का या ले ऑफ का भी डिसीजन लेना पड़ सकता है। रिट्रेंचमेंट ले ऑफ का मतलब होता है कि आप ले ऑफ, टेम्पररी रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द
सर्विसेज टेम्पररी सेपरेशन है ये एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, while retrenchment is the permanent separation of employees from the organization। तो ये भी हो सकता है, अगर वाइंड अप करना है, बिजनेस खत्म करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फेज वाइज ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपांड करना है, ग्रोथ करना है, नए यूनिट्स, नए ब्रांचेस, नए डिवीजन ऐड करने हैं, तो यू विल गो फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हायरिंग ऑफ मोर पीपल। तो ये इसमें भी आपको मैन पावर प्लानिंग में भी मदद करता है स्टाफिंग। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग क्या है उसको भी हम आगे बाद में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द ओवरऑल प्रोग्राम। ठीक है ना, जो भी ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए, कि आपको पता है कि आपने किस तरीके के लोगों को ज्वाइन किया। अगर फ्रेशर्स है तो इनको किस तरीके का ट्रेनिंग देना है, कितने दिनों का ट्रेनिंग देना है। अगर एक्सपीरियंस है तो उनको बस आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो तौर तरीके हैं, जो काम करने का तरीका है, या फिर जिस पोजीशन के लिए उनको हायर किया वहां पे जो उनसे एक्सपेक्टेड है, बस उसके बारे में उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगा। फ्रेशर्स है तो थोड़ी ज्यादा जानकारी देने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा लंबा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं जो काम कराते कराते आपको सिखाना पड़ेगा। तो ये आपको आपका ट्रेनिंग डिजाइन करने में हेल्प करता है स्टाफिंग, कि आप किस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करें अपने एग्जिस्टिंग और अपने अपकमिंग एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट है वर्कफोर्स को कैसे हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। बेहतर तरीके से वर्कफोर्स को यूज करने का मतलब कि इफ दे आर प्लेस्ड एट द करेक्ट प्लेस, करेक्ट जॉब, ठीक है ना, सॉरी, तो आप उनको सही जगह पर कैसे प्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि आप, अगर आपके पास 100 पीपल हैं या 50 लोग हैं, तो उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, और आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपके रिक्वायरमेंट और उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आप उनको उचित जगह पे प्लेस करिए, ताकि वो आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। ठीक है, रेम्यूनरेशन में भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा रेम्यूनरेशन में, कि जो एम्प्लॉय जिस पोजीशन के लिए रिक्वायर, मान लो मेंटल एक्टिविटी ज्यादा करना है, तो दैट द रेम्यूनरेशन शुड बी इक्विटेबल। हमें पहले से पता है कि जो ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमेशा लेबर एक्सरसाइज से ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज को तवज्जो दी जाती है। जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो प्लानिंग करने का काम होता है, जो स्ट्रेटेजीज डेवलप करने के काम होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और ऐसे में इनको ज्यादा सैलरी या रेम्यूनरेट कर। तो जो भी काम आप दे रहे हैं, उस काम के एडिक्वेट, उस काम के लिए जो इक्विटेबल एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरी है, वो आप उनको पे करिए। समझ में आया? दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इससे जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव हो सकता है। कैसे हो सकता है जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव? स्टाफिंग कैन इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। अगर मैं एक लाइन बोलूं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आपको? ऑब्वियसली जो आदमी जिस काम में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, जिस काम के लिए बना, उसको उस काम के लिए पोस्ट करेंगे, तो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको ज्यादा शांति मिलेगी वो काम करके। अगर उसको उस काम करने में मजा नहीं आए, एक पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे लोगों को अगर आप क्लेरिकल पोस्ट पे या प्यून के पोस्ट पे अगर वो ज्वाइन करता है, तो क्या वो कभी भी वहां से जॉब सेटिस्फैक्शन डिराइव कर पाएगा? नो मैम। नहीं। तो यानी क्या होना चाहिए, जो उसका नॉलेज बेस है उसकी बराबरी में, उसके इक्विटेबल, उसको उसका क्या होना चाहिए, उसकी सैलरी होनी चाहिए, और उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए। उसको काम भी वैसा दीजिए जो काम के लिए वो पढ़ा लिखा है, बना हुआ है, जिसमें उसको मन लगे, ताकि वो अपने आप को काम करके सेटिस्फाई कर सके, उसको मन लगा सके काम में। स्टाफिंग प्रोसेस में, अब ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब हम आते हैं कि क्या क्या स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो एक बार देखती हूँ, अगर मैं शेयर कर पाऊंगी अभी स्क्रीन तो मैं करूंगी, एक बार ट्राई करती हूँ। यस, नाउ आई एम एबल टू शेयर द स्क्रीन। एक मिनट। ठीक है, या ये सब हम लोगों ने देख लिया। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आप एक बार देख लीजिएगा, कोई मुश्किल हो तो पूछ लीजिएगा। स्टाफिंग प्रोसेस में अब क्या क्या फंक्शंस आते हैं, राइट फ्रॉम हियर। देखो मैंने पहले कहा था कि जो डेफिनेशन में भी एक पॉइंट छूटा हुआ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग के बाद आएगा रिक्रूटमेंट, उसके बाद आएगा सिलेक्शन, उसके बाद आएगा ट्रेनिंग, एंड देन फाइनली प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। ठीक है, यहाँ तक ओवरऑल मैन पावर प्लानिंग कहते हैं। अगर हम इसको और इलाबोरेट करें तो फिर सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन तक भी कवर इसमें होता है।
ठीक है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग क्या है? मैन पावर प्लानिंग इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होगी इसको अभी से उसका आकलन करना। अगर आपका फ्यूचर प्रोग्राम है एक्सपैंड करने का, तो मस्त आप तो जरूर ही आपको अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसमें बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे बढ़ाने के पीछे जरूरी नहीं है कि सारे एग्जिस्टिंग क्या हो आपके साथ एज इट इज रह जाए। कुछ लोग रिटायर कर जाएंगे, कुछ लोग दूसरी जगह बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो दूसरी जगह स्विच कर जाएंगे, कुछ लोग लीव का भी लीव भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैन पावर प्लानिंग एक्चुअली मैन आवर्स को हम ऐड करते हैं कि कितने घंटे का हमको एवरीडे काम लगेगा, तो हमारे पास इतने मैन पावर है कि नहीं है कि हम इतना घंटा टोटल काम करवा सकते हैं। तो लीव पे है, हॉलीडे पे है, बीमार हो गया है कोई तो मेडिकल पे है, या फिर कभी कभी ये क्या कहते हैं उसको, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एम्प्लॉय काम करते हुए अपने ऑफिस टेन्योर के दौरान अगर वो गुजर जाता है, तो वैसी कंडीशन में भी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन सारे प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को ध्यान में रख करके हम एडिक्वेटली मैन पावर प्लान करते हैं, सो दैट कि जब जरूरत हो तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर ना रहे। सिंपल तरीका है मैन पावर को डिटरमाइन करने का कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, इस एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में आपको ये सारे प्रोविजंस देखने पड़ेंगे कि कितना लीव हो सकता है, कितने लोग छोड़ के जा सकते हैं, क्या टर्नओवर हो सकता है, क्या लोग कितने लोग रिटायर करें। रिटायरमेंट जो है ये प्रेडिक्टेबल है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर 2009 में 200 लोगों को हमने ज्वाइन करवाया तो ये इतने लोग 2069 में रिटायर के एज पर पहुंच जाएंगे, अगर इफ 60 इयर्स इज द एज, ठीक है ना, मान के चलते हैं। तो इतना तो प्रेडिक्टेबल है, इसके तो आप प्रेडिक्ट करके पहले से तैयारी कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार उस फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए ये मैन पावर प्लानिंग करना पड़ेगा। एंड देन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, व्हेन वी कैलकुलेट दिस, फ्यूचर रिक्वायरमेंट 500 है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय 400 है या 250 है, तो हम 500 में से 250 माइनस कर देंगे, तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट विल बी 250। तो हम 250 प्लस माइनस हायरिंग कर लेंगे। प्लस माइनस मतलब 250 की जगह पे 260 कर सकते हैं, 280 कर सकते हैं, 270 कर सकते हैं, 240 कर सकते हैं, अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हमको पता है कि कोई अभी जाने वाला नहीं है। इफ दे आर हैप्पी एंड नॉट, आपको अगर लग रहा है कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन नहीं है, दे आर मोटिवेटेड, तो जरूरी नहीं कि सब छोड़ के चले जाए। दैट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आप मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर रिक्वायरमेंट को कितना हमको बढ़ाना घटाना ये हम अभी तय कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, मैन पावर प्लानिंग में कुछ स्टेप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसका ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहले है कि क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड हायरिंग मोर पीपल और रिट्रेंचिंग एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉय फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। क्या पर्पस है, क्या ये वाइंड अप करना चाहती है, क्या ये अपने इस बिजनेस को कर्टल करना चाहती है, छोटा करना चाहती है, या फिर ये अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहती है, कहीं और ओपन करना चाहती है नया ब्रांच। वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये पहले ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर आप मैन पावर प्लानिंग की तरफ स्टेप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अगर एक बार आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो मान लीजिए नया यूनिट खोलना है किसी भी चीज का, या नया बिजनेस खोलना है, तो इस नए बिजनेस के लिए हमको किस तरीके का स्किल सेट चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, कितने मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, कितने केमिकल इंजीनियर चाहिए, कितने सीए या कितने फिनेंस के नॉलेजेबल पर्सन जो है वो चाहिए, कितना हमको प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट चाहिए, कितने हमको एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर चाहिए जो हमको प्रोडक्शन लेआउट करने में हेल्प कर सके। ये सब आपको एक बनाना पड़ेगा कि क्या स्किल सेट या क्या एक्सपर्टाइज उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है। क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट? यस मैम। ओके, थर्ड है एस्टिमेटिंग द एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अब एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्यों, जो मैंने आपको बोला कि मैन पावर प्लानिंग करते समय हम हमेशा कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एस्टिमेट करते हैं कि अभी हमारे पास 250 है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये 250 में से कुछ लोग बीमार हो जाएंगे, कुछ लोग रिटायर कर जाएंगे, कुछ लोग रिजाइन करके चले जाएंगे कहीं और। तो ये जितने भी एडिशनल फैक्टर हैं,
इस करंट ह्यूमन रिसोर्सेज के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट का प्लान करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान। नाउ यू हैव टू डेवलप अ प्लान जिसके अनुसार अब आप एंटिसिपेटेड ह्यूमन रिसोर्स को फुलफिल करोगे, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज से आपको रिक्वायरमेंट अपने नीड को फुलफिल करना है। क्या इंटरनल सोर्स इतना ज्यादा डिपेंडेबल है, क्या हम इंटरनल सोर्स से ये फुलफिलमेंट कर सकते हैं, या फिर हमको इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ सोर्सेज को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान कि आप किस तरीके के सोर्सेज को यूज करने वाले हो रिक्रूटमेंट या फिर अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है अब हम पढ़ेंगे जो नई टॉपिक है, इसके बाद मतलब जो टॉपिक अभी नहीं कवर कर रहे हैं, दूसरा पार्ट हमारा होगा स्टाफिंग का। जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा रिक्रूटमेंट। तो हमको रिक्रूटमेंट करना है। मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट शॉर्ट में बताती हूँ, फिर डिटेल में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे, आगे डिटेल में भी बताया हुआ। रिक्रूटमेंट इज अट्रैक्टिंग द larger pool of applicant qualified candidates so that you can select the most efficient and the most क्या कहते हैं टैलेंटेड पीपल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो काफी टैलेंटेड है, जो काफी सुटेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें से आप लार्जर मैम पूल कोई ऑफ वेटिंग में कैंडिडेट में से पिक कर सके। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। रिशु, श्रम, विकी, ओके, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट मतलब क्या हो गया? रिक्रूटमेंट इज सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग पूल ऑफ पीपल फ्रॉम विच क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन बी फिल्टर्ड, कैन बी रिक्रूटेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब रिक्रूटमेंट में कुछ नहीं करना है आपको, जिस भी सोर्सेज से आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट की संख्या बढ़ा सकते हैं, आप उन सोर्सेज को जाइए, उन सोर्सेज से आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करिए कि वो आपके कंपनी के लिए या किसी कंपनी के लिए एप्लीकेशंस दे, जॉब की वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। और जब आपके पास ज्यादा एप्लीकेशन हो जाएगा तो आप आसानी से अपने जैसे आपको जरूरत है एक्चुअली मैचिंग जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच करता हुआ आप एम्प्लॉयज को चुन पाएंगे विद द हेल्प ऑफ लार्जर कैंडिडेट पूल, लार्जर एप्लीकेशंस, है ना। तो दिस इज व्हाट रिक्रूटमेंट मीन्स। रिक्रूटमेंट मीन्स अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो डेल यॉर्डर ने इसको डिफाइन किया है रिक्रूटमेंट को एज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द सोर्स ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफिंग शेड्यूल। यानी कि जो भी आपका स्टाफिंग शेड्यूल है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज से आप मैन पावर को ला सकते हैं, इसी को डिस्कवर करना रिक्रूटमेंट कहलाता है। एंड देन फाइनली यू एम्प्लॉय द इफेक्टिव मेजर्स ऑफ अट्रैक्टिंग द मैन पावर इन एडिक्वेट नंबर। आप एडिक्वेट नंबर में, प्रचुर संख्या में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो एप्लीकेशन है वो एनफ होना चाहिए सो दैट यू कैन सेलेक्ट जैसा कि आपको रिक्वायरमेंट है, आप उस तरीके का इफेक्टिव सिलेक्शन कर सके, इफेक्टिव वर्कफोर्स को सेलेक्ट कर सके इन द लार्जर फ्रॉम द लार्जर पूल ऑफ द एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? इट इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन स्टाफिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी तक तो रिक्रूटमेंट किया आपने, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ा लिए, बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया और अप्लाई एप्लीकेशन आ गई है आपके पास। फाइनली आपको इतने सारे लोगों से मतलब है नहीं। अगर 500 लोगों की वैकेंसी है और अगर आपके यहाँ 50,000 आया है वैकेंसी, 50,000 आया है एप्लीकेशन, तो अब आपको क्या करना है, इसमें से जो जो काफी चुनिंदा 500 है उनको आपको शॉर्टलिस्ट करना। तो ये काफी क्रिटिकल स्टेप है, यहाँ पे चूक हो गई तो आपका पूरा का पूरा मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट तक का जो मेहनत है वो जाया हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। और अभी तक अगर आप सही हैं, अगर सिलेक्शन में आपने सही लोगों को चुनने में कोई कोताही नहीं की, तो आप पूरे निश्चिंत से आप अपने ऑब्जेक्टिव से फोकस कर सकते हैं। यू आर बाउंड टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, राइट। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, जहां पे आप क्या करते हैं, फिल्टरेशन का काम करते हैं, छांटने का काम करते हैं, कम चुनते हैं, ज्यादा छांटते हैं। और जो रिक्रूटमेंट है वो पॉजिटिव है, वहां पे आप सिर्फ बढ़ाने, संख्या, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ाने पे आपका ध्यान होता है। तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज नोन एज नेगेटिव प्रोसेस। फर्दर इसके बाद ट्रेनिंग और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मैंने बताया था। ट्रेनिंग क्या है?
आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है। जब आप इंटरव्यू देने आते हैं तो ऐसे तो नहीं है कि जिस पोजीशन के, अगर आप आईटी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऑलरेडी जो थ्योरेटिकल नॉलेज या जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए, यू हैविंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज, लेकिन वर्क रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होते हैं जो अभी आपके पास शायद ना हो। तो ये जो कमी है आप में, वो ऑर्गेनाइजेशन जब आपको हायर करेगा तो आपकी इस कमी को भी दूर कर देगा। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू जो आपके पास नॉलेज और स्किल है उसको और शाइन कर देगा और ब्रशअप करके उसको और ज्यादा यूजेबल बना देगा, ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट के तौर पे काम कर सके, इफेक्टिव सोर्स की तरह आप उभर कर आए और अच्छा काम कर सके। इसीलिए ट्रेनिंग नीड्स को कहाँ पे किस तरीके का ट्रेनिंग नीड्स देना है, ये आइडेंटिफाई भी हम स्टाफिंग के दौरान कर लेते हैं। एंड फाइनली प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, यानी कि जिसके अंदर जिस तरीके का क्वालिफिकेशंस है, जिसके अंदर जिस तरीके का एक्सपीरियंस है या जो उसका इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर आप उसको फाइनली उस तरह के काम में प्रॉपरली प्लेस करें, ताकि वो अच्छे से काम सके, वो अपना भी सेटिस्फैक्शन कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा एम्प्लॉय प्रूफ हो सके, ज्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय फुल प्रूफ हो सके। ठीक है। एंड फाइनली इंडक्शन, इंडक्शन मतलब व्हाट, इंडक्शन या ओरिएंटेशन मतलब सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम द इमीडिएट, जो उनके सुपीरियर और जो जूनियर है उनसे उनका क्या करिए आप, इंडक्शन करवाइए, जान पहचान करवाइए, सो दैट वो कंफर्टेबल हो जाए उस प्लेस पे काम करने के लिए। नेक्स्ट से उसको किसी सीनियर की हेल्प हो तो वो हेजिटेट ना करे, जाकर के उसको पता रहे कि ये मेरा सीनियर है और यहाँ से मैं इनसे हेल्प ले सकता हूँ, ये मेरा जूनियर है, मैं इससे रिपोर्ट्स मांग सकता हूँ। तो इंडक्शन में जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है, वो इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, ये बहुत लंबा नहीं होता। ओरिएंटेशन इज अ होल डे प्रोसेस, ठीक है ना, होल डे प्रोसेस होता है। पूरे दिन आपके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगा, कुछ ना कुछ काम रहेगा और सारे लोगों से, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से आपकी जान पहचान कराई जाएगी। बट इंडक्शन क्या होता है, थोड़ा कम टाइम का होता है। आपने ज्वाइन किया, आपके डिपार्टमेंट में हम आपको ले गए, आपके डिपार्टमेंट से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, नाउ सो दैट थोड़ा आप कंफर्टेबल हो जाए और जान ले कि किस आदमी के लिए कौन सा की पर्सन है जिसको हमको अप्रोच करना है। दैट इज व्हाट इंडक्शन मीन्स, इट इज जस्ट अ गुड स्टार्ट। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करने के लिए आपको किक है, अ गुड स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ तो हो गए। अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड देन सिलेक्शन प्लेसमेंट फर्दर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी अटेंडेंस बना लेते हैं। अटेंडेंस में हो सकता है बीच में ये चला जाए वापस, तो वापस से ज्वाइन कर लेंगे जिनका अटेंडेंस नहीं हुआ रहेगा वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 Yes, ma'am. 4 Three, four present. Ma'am, 3 3 present है। present है। ओके, 4 Present. 5 Present, ma'am. 6 Present, ma'am. 6 present. 7, हाँ बस प्रेजेंट बोल दो चलेगा। 7 8 Present, ma'am. Present, ma'am. It Na- present. 9 10 11 Yes, ma'am. 12 11 present, 12 13 Present, ma'am. 14 13 Yes, ma'am. present। ये यस मैम किस रोल नंबर के लिए था? 13 हो चुका, 14 14 के लिए 12 है क्या? 12 is absent from last 3-4 days, so just check ki whether he is doing well। 14 Yes, ma'am. 15 Ma'am. 16 Yes, ma'am. 17 18 Yes, ma'am. 17 भी है, 18 है, 19 Yes, ma'am. Present, ma'am. 19 20 Present, ma'am. Yes, ma'am. 21 21 Present, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 21, ma'am. 22 नहीं है, 23 नाना जी को फोन कर लो, पता नहीं फोन करे बार बार। 22